स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो विषय है वो IPC का एक सिद्धांत है जिसको कि दुराशय के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या फिर हम जिसको कि मेंस रिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ अगर IPC को आपको समझना हो तो IPC को समझने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस दुराशय के सिद्धांत को समझ गए तो आपने अपराध के जितने भी तरीके हैं या अपराध क्या है आप उस सबको समझ जाओगे, यानी कि IPC को अच्छे से समझ लोगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, दुराशय का अर्थ की अगर हम बात करें तो आपको इसके वर्ड से ही लगेगा दुराशय, यानी कि ऐसा आशय जो कि बुरा हो, जो कि दोषपूर्ण हो, तो इसको दुराशय कहते हैं। तो दुराशय का अर्थ क्या है? दोषपूर्ण या आपराधिक आशय। साधारणतः कोई कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह दुराशय या आपराधिक आशय से ना किया गया है। दुराशय या आपराधिक आशय का सिद्धांत जो है वो लैटिन सूत्र पर आधारित है, और लैटिन सूत्र जो है वो हमारा क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमिन सिट रिया, इससे लिया गया है हमारा दुराशय का सिद्धांत। यह जो है एन एक्टस इज नॉट ए क्राइम अनलेस इट इज ए कमिटेड विद ए पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि मीन्स रिया। तो ये जो लैटिन सूत्र है इसका अर्थ होता है कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक वह उस आपराधिक आशय से ना किया गया हो। यानी कि ये सूत्र ये कहता है कि किसी भी कार्य को जिसमें कि किसी को क्षति पहुंचती हो अपराध की श्रेणी में वो तभी आएगा जबकि आशय आपका अपराध कारित करने का हो। इसी से एक दूसरी उक्ति निकलती है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तो उसके लिए भी लैटिन सूत्र है एक्टस मी इनविटी फैक्टम नॉन एक्ट मीन्स एक्टस। इसका भी तात्पर्य होता है कि किसी कार्य को दंडित होने के लिए इच्छित होना चाहिए। मतलब कोई कार्य तभी दंड के योग्य होता है जब वो कार्य आपकी इच्छा से किया गया हो। अतः अपराध को गठित होने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक होता है। दुराशय के अगर हम आवश्यक तत्व की बात करें कि दुराशय में क्या तत्व ऐसे हैं जिससे आपको ये लगेगा कि उसका दुराशय था या नहीं था, तो पहला है किसी कार्य को करने का आशय, यानी कि आप उस कार्य को करना चाहते थे, आपका आशय था। और दूसरा उन परिस्थितियों का ज्ञान जो दोषपूर्ण बनाता है। केस है एक स्वीट बनाम पार्सले। इसके मामले में ये अभिमत व्यक्त किया गया है कि कोई भी अपराध बिना दुराशय से नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपका ज्ञान और आशय ना हो तो वो कार्य आपका अपराध नहीं कहलाता है। गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी संविधि द्वारा किसी कार्य को निषिद्ध किया गया है, यानी कि किसी विधि द्वारा कोई कार्य निषिद्ध कर दिया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, विधि में वो कार्य प्रतिबंधित है, तो संविधि की भाषा चाहे जितनी भी विस्तृत हो, निर्बाध क्यों न हो, सामान्य रूप से यही समझा जाएगा कि दुराशय जो है वो अपराध का एक आवश्यक अंग है जब तक कि अभिव्यक्ति अथवा
अभिनिहित रूप से दुराशय को उस अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में अस्वीकार नहीं कर दिया जाता। यानी कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं कि एक विधि बनी हुई है कि बाल विवाह जो है वो एक अपराध घोषित कर दिया गया है। अब भले वो आपको विधि के बारे में जानकारी ना हो, आपको नहीं पता हो कि कौन से सेक्शन, कौन सी धारा या कौन सा एक्ट इसके लिए बना है, लेकिन आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप उसके बाद भी इस तरह का कोई विवाह करते हैं तो आप अपराध को कारित कर रहे हैं। आपका दुराशय उसमें, मतलब कि आपका आशय उसमें सम्मिलित है। यानी कि अगर कोई संविधि बना दी गई है और संविधि बनाकर किसी कार्य को रोकने के लिए निर्देश दे दिया गया है और तब भी अगर आप उसको कर रहे हो तो वो दुराशय के अंतर्गत आएगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज के मामले में दुराशय के बारे में ये अभिव्यक्त किया कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। मन से यह मतलब है कि उसका आशय और उसका ज्ञान, अर्थात दुराशय का अर्थ है किसी ऐसे कार्य को करने का ऐसा आशय जिसे यदि वह कर दिया जाए तो अपराध होगा। इसको हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए यदि अपने मन में बी की हत्या की योजना बनाता है परंतु वो इसके आगे कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, मतलब कि कोई और अन्य कार्य नहीं कर रहा, केवल उसने अपने मन में योजना बनाई कि मैं बी को मार दूंगा। इस प्रकार जो ए द्वारा बी की हत्या करने के लिए बनाई गई योजना है वो दुराशय तो है परंतु उसने अपराध को कारित नहीं किया है, तो इसलिए वो दंडनीय नहीं है। समय के साथ साथ विधियों में भी परिवर्तन होता रहा है। नए नए कार्य जो हैं वो अपराध घोषित होते रहे हैं। इसलिए दुराशय या आपराधिक आशय का अर्थ भी कानूनों के साथ साथ बदलता रहता है, क्योंकि जब तक किसी कार्य को करना अपराध नहीं होता तब तक उसके बारे में दुराशय की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से विधि शास्त्री जो हैं वो दुराशय की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दे पाए हैं और असफल रहे हैं। जैसा कि स्टीफेन का कहना है कि शब्द दुराशय जो है वो विभिन्न अर्थों वाला है, मतलब उसके कई अर्थ निकलते हैं, अर्थात इसका कोई एक अर्थ नहीं हो सकता। अगर हम आंग्ल विधि की बात करें तो दुराशय एवं सांविधिक अपराध का महत्व जो है वह आंग्ल दंड विधि में दुराशय या आपराधिक आशय जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी सिद्धांत पर ही अंग्रेजी विधि आधारित है। अगर हम आंग्ल सामान्य विधि का सामान्य स्वरूप दुराशय पर आधारित है, क्या एक क्वेश्चन उठता है इतनी सब चीज़ें समझने के पश्चात कि क्या आंग्ल सामान्य विधि में मन स्थिति के तत्वों को अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक अपराध मुख्य रूप से वहाँ जहाँ इसे एक तत्व के रूप में स्पष्टता वर्णित नहीं किया गया है स्वीकार किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न जो है भारत तथा इंग्लैंड दोनों में विवाद का विषय है। इस प्रश्न को लेकर इस विषय पर प्रथम विचारधारा जो है शेराज बनाम रुडजेन के बाद में न्यायाधीश डे के निर्णय के अनुसार उन्होंने दी थी कि प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है जब तक इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। मतलब कि जो हर अधिनियम में ये बात कही गई है कि उस व्यक्ति की जो मन स्थिति है, यानी कि उसका आशय और ज्ञान उस अपराध को कारित करने का है या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण है। इसी के संबंध में दूसरी विचारधारा होब्स बनाम विनचेस्टर कॉर्पोरेशन के बाद में न्यायाधीश केनेडी ने दी है। उनके मतानुसार अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ ये न स्पष्ट करे कि मन स्थिति आवश्यक है। दोनों मत के अनुसार कुछ परिस्थितियों में मन स्थिति विवक्षित होती है परंतु कुछ में नहीं। भारतीय दंड संहिता में दुराशय के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आईपीसी में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता है, ये एक प्रश्न हमारे समक्ष है। तो भारत में सामान्यतः सभी कार्यों को अपराध माना जाता है, चाहे वे कार्य दुराशय से किए गए हों अथवा नहीं। तो भारत की यानी कि आईपीसी की विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक जो अपराध है, कार्य हैं, उनको अपराध माना जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि उसका आशय था या नहीं था। इस प्रकार
भारत में दुराशय के सिद्धांत को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। प्रत्येक अपराध की परिभाषा के साथ उसके तत्वों का भी उल्लेख कर दिया है। भारतीय दंड संहिता में दुराशय एक पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु दुराशय के स्थान पर उन्होंने आशयपूर्वक, साशय से, बेईमानी से, जानबूझकर, धोखे से, कपटपूर्वक, स्वेच्छा से आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया जो दुराशय को ही इंगित करते हैं। मतलब सीधे सीधे से दुराशय तो कहीं पर यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब आप आईपीसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बेईमानी से, जानबूझकर, धोखे से, कपटपूर्वक, स्वेच्छा से, ये सारे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि उन्होंने दुराशय को ऐसे शब्द बदल के और इस्तेमाल कर लिया जो दुराशय की ओर इंगित करते हैं कि उसका जो इंटेंशन था बेईमानी का था, जानबूझकर उसने ऐसा किया है, या फिर आशय था उसका, या उसने धोखे से किया है। तो ये सारे शब्दों को उन्होंने शामिल कर लिया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, या जो है मर जाता है। अब या को उसका आशय क्या था? या को मारना ही उसका आशय था, तो वो उस पर गोली चलाता है और गोली चलाने से या मर भी जाता है। यहाँ पर का को हत्या के अपराध का दोषी माना गया क्योंकि का ने या की साक्ष्य हत्या की थी। धारा 300 की दृष्टांत का है ये। परंतु जहाँ पर अब दूसरा हम देखते हैं, का ने एक मुर्गे को मार डालने और चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाई, जिससे कि खा जो था वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और वो मर गया। किंतु ये नहीं जानता था। अब चूंकि का जो है वो गोली किसके लिए चला रहा था? मुर्गे को मारने के लिए। उसको नहीं पता था कि खा वहाँ झाड़ियों के पीछे है और वो अगर मर गया तो फिर यहाँ वो अपराध का दोषी नहीं होगा। मतलब कि अपराध कौन सा? हत्या का। यहाँ यदि भी वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था फिर भी आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आशय जो है वो खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करने का जिससे कि किसी की मृत्यु कारित करना वो नहीं था उसका, और न ही वो जानता था कि किसी की मृत्यु कारित हो जाएगी। तो मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं था, उसको संभावना भी नहीं थी। ये धारा 299 का दृष्टांत है। इसी प्रकार से वहाँ भी जहाँ या के घर में मेज पर या की अंगूठी का को मिलती है, का यदि या की अंगूठी को बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी का अपराध करता है। परंतु यदि का सद्भाव से या की अंगूठी उठाकर रख देता है तो वह का जो है वह चोरी का अपराधी नहीं होगा। यानी कि चोरी की परिभाषा क्या है? बेईमानी पूर्वक आशय से स्थान से किसी वस्तु को हटा देना। तो यहाँ उसका आशय चोरी का नहीं, उसने वस्तु को हटाया तो है, यानी कि हमारी चोरी की परिभाषा के एक भाग को उसने सिद्ध तो किया है, लेकिन उसका आशय चोरी नहीं था। उसने उसको हटा के दूसरी जगह रखा। क्यों? क्योंकि वो सद्भावना पूर्वक उसको लगा यहाँ घूम सकती है तो उसने उठा के वहाँ रख दिया। तो यहाँ पे जो है इन सारी डेफिनेशन से हमको ये पता चलता है कि भारतीय दंड संहिता में दुराशय को कोई स्थान नहीं दिया गया है। परंतु दुराशय को तब तक अपराध का आवश्यक तत्व माना जाएगा जब तक कि किसी विधि द्वारा उसे वर्जित नहीं कर दिया गया हो। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज तथा निवास मल्ल बनाम एम्परर के मामले में यह विचार अभिव्यक्त किया था कि भारत में जब तक किसी अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से दुराशय को अपवर्जित नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे अधिनियम जो किसी अपराध के बारे में बताते हैं उनका निर्वचन दुराशय के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट रूप से तो कहीं पर भी दुराशय का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायालय ने ये कहा है कि जब तक आप विधि बनाकर स्पष्ट रूप से दुराशय को खत्म नहीं कर देते तब तक दुराशय जो है वो विधि के भाग के रूप में काम करता रहेगा। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें दुराशय को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे मामले दो प्रकार के हैं। पहला, कुछ कार्य
या कुछ कृत्य तथा उसके परिणाम पूरे समाज या राज्य के लिए इतने हानिकारक हैं कि उनको कारित करने के आशय के अभाव में भी दंड देना उचित और श्रेयस्कर समझा गया है। मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका परिणाम पूरे समाज को या पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है और वो बहुत ही हानिकारक होता है, तो वहाँ पर जो है हम दुराशय या आशय को नहीं देख सकते कि उसका आशय था या नहीं था। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह करना, व्यभिचार करना, अपहरण करना, ऐसे मामलों को कठोर दायित्व तथा पूर्ण दायित्व का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि उसका आशय था या नहीं था, यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगला हमारा क्या है इसके अंदर और कि दूसरा वाला पॉइंट कि जहाँ कृत्य अपने आप में इस प्रकार से है जिसे एक प्रबल विश्वास उत्पन्न होता है कि जिसने कार्य की इच्छा किया था उसके परिणामों के बारे में अवश्य सोचा होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा कार्य जिसको कि करने से उस व्यक्ति को लग रहा हो कि ये अवश्य ही जो है बहुत ऐसा कार्य है जो कि बुरा है, उसके परिणामों को वो जानता हो, जैसे कि सिक्कों और स्टाम्पों का कुटकरण करना। अगर कोई व्यक्ति है जो सिक्कों का स्टाम्पों का कुटकरण करता है यानी कि नकली बनाता है, तो उसको उसके परिणाम पता है, उसको पता है कि क्या हो सकता है इसका परिणाम। सामान्य अपवाद अगर हम इसके देखें तो इसके बचाव जो है वो कहाँ हो सकते हैं, तो निम्नलिखित मामलों में दुराशय अथवा आपराधिक आशय होना आवश्यक नहीं होता है। पहला, लोक अपदूषण, दूसरा दीवानी प्रक्रिया में, तीसरा कठोर दायित्व में और चौथा मामूली जुर्माने से दंडित ऐसे अपराध जिनमें दुराशय जानना असंभव हो। तो इसके कुछ अपवाद भी दे रखे हैं दुराशय से बचने के, और वो अपवाद हमारे पास ये 4 है। तो आज हमने आईपीसी के अंतर्गत दुराशय के बारे में पढ़ा है। अगर आपको दुराशय का ये सिद्धांत जो है वो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।